गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम हमारे टेंस का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और वो पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। हमने प्रीवियस के जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया। पास्ट के तीनों पार्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और उसको काफ़ी डिस्क्राइब वे में मैंने आपको समझा भी दिया था और होप्स हो कि आपने उसकी प्रैक्टिस भी घर पे की होगी। जो सेंटेंस, जो होमवर्क मैंने यहाँ से आपको डिलीवर किया था कि आपको 2 वर्ब्स के साथ टेंस लेने हैं और उनके अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर उनके सेंटेंसेस भी डेवलप करने हैं। अब हम आज ले रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये टेंस यूज़ कहाँ पे होता है? Words that start in past and continue in past and ends on a particular time given। ऐसा टेंस जो पास्ट से शुरू हो रहा है और पास्ट में ही ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर उसका पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ होता है। तो वो इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएंगे। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म NING। ऑब्जेक्ट फॉर एंड सिंस एंड टाइम। फॉर एंड सिंस ये वर्ड हम पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ चुके हैं। डिस्क्राइब वे में फिर से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब वैसे भी कर दिया था। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। वो 2 hours से पढ़ रहा था। आई हैड बिन सिटिंग इन द पार्क सिंस यस्टरडे नाइट। मैं कल रात से पार्क में बैठा हुआ था। तो ये जितने भी डिस्क्राइबिंग फॉर और सिंस का भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर फिक्स टाइम है, हमें आइडिया है कि कब कहाँ पे एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम हमें डिस्क्राइब हो रहा है। अब हम दूसरा, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस विथ सिंस और फॉर ऑल्सो गिवन अ क्लॉज। अब इन फॉर और सिंस के अलावा एक क्लॉज ऐड होता है। क्लॉज क्या होगा? क्लॉज कैसे ऐड होगा? जैसा कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था ना कि बिफोर और आफ्टर, यानी कि 2 टेंसेस का हम साथ में यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पर बिफोर आ रहा है उसके बाद की जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेकंड एक्टिविटी हो रही है हमारी, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और जो फर्स्ट वर्क हमारा कंप्लीट हो रहा है उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ उसको जो एक सेकंड पार्ट ऐड होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर भी एक क्लॉज ऐड हो रहा है, व्हेन ही केम, जब वो आया। आई हैड बिन वॉचिंग TV फॉर 2 hours। मैं उस टाइम पर जब वो आया तब मैं 2 घंटे से TV देख रहा था। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, सिर्फ मेंशन कर दिया है कि हैड नॉट बीन यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING। एक एग्जाम्पल से इसको शो भी कर दिया है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। आज सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। तो ये जितने भी, अब मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही आप लोगों को, क्योंकि पहले भी मैं टेंस पूरा वे में समझा चुकी हूँ। इंट्रोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ING। हैड योर ब्रदर बिन बाइंग टॉयज़ फॉर 2 hours yesterday। क्या तुम्हारा भाई कल 2 घंटे तक टॉयज़ खरीद रहा था? तो ये यहाँ पर हमने पास्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट किया। पास्ट की इम्पोर्टेंस में पहले वाले वीडियो में बता चुकी थी कि हमें जितने भी इंसिडेंटल चीज़ें डिस्क्राइब करनी होती है वहाँ पे पास्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। हम स्टोरी टेलिंग करते हैं, हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, इन सब में हमें पास्ट की ज़रूरत पड़ती है। Now next, the last part of tense, future tense। फ्यूचर, जैसा कि हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि एक हिंदी वर्जन जो रहा था, रही थी, रहे थे, या पास्ट जिसमें
रहा था, जो था वर्ड होगा। अब यहाँ पर इसको कैच करने के लिए जो एक सिंपल सा वर्जन है कि होगा, फ्यूचर यानी कि जो आने वाले टाइम में होने वाला है, जो आगे फ्यूचर में होगा, इस टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे वो फ्यूचर टेंस में आएंगे। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो विल और शैल लगेगा। शैल जैसा हम अब तक पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी बुक्स में आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है। रेस्ट ऑफ जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ ही, शी, दे और यू का यूज़ होता है। अब फ्यूचर टेंस जो होगा वो यूज़ कहाँ पर होगा, उसके यूज़ कहाँ पर होंगे, तो यूज़ के लिए मैं बता देती हूँ। फ्यूचर इंसिडेंट्स, फ्यूचर की आप कोई कल्पना करते हैं, कोई फ्यूचर में कि कल मैं क्या करूँगा या मैं आने वाली मेरी क्या प्लानिंग है, उन इंसिडेंट्स के लिए हम फ्यूचर सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। इंटेंशन, उद्देश्य, हम उद्देश्य पहले से तय करते हैं कि कल मैं ऐसा करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तो अगेंस्ट वन प्लानिंग। लाइकलीहुड एंड सजेशंस, हम किसी को सजेशंस देते हैं तब भी हम हमारे फ्यूचर के, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये फ्यूचर टेंस में आती हैं। हम फटाफट से इनके तीनों स्ट्रक्चर्स मैंने जो साथ में लिख रखे हैं अभी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस, एंड विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से एक साथ ही डिफाइन कर रखा है। आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर, एंड शैल आई राइट अ लेटर। ये पूरा टेंस मैंने एक छोटे से पार्ट में डिफाइन कर दिया आपको। वंस अगेन एक और एग्जांपल से मैं फिर से डिस्क्राइब कर देती हूँ। यू विल रीड अ बुक, तुम पढ़ने वाले हो या पढ़ना होगा कोई बुक को। यू विल नॉट रीड अ बुक, तुम आगे जाके नहीं पढ़ोगे बुक। विल यू रीड अ बुक, क्या तुम पढ़ने वाले हो बुक। तो ये पूरा फ्यूचर सिंपल। और जब हम इंग्लिश ग्रामर यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ जो टेंस हमारे साथ चलते हैं वो होते हैं प्रेजेंट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक और टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर का यूज़ हम बहुत इमेजिनेशन के लिए या बहुत फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर पार्ट में करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ जब हम इंग्लिश में जब वर्क करते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस का ही ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पर एक लास्ट टेंस जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस, उसकी भी एक हाईलाइटेड मैंने डाल रखी है कि फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि फ्यूचर में रहा होगा, क्या कर रहा होऊंगा, यानी कि कल मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कर रहा होऊंगा या क्या कर रही होंगी, उसके लिए हम फ्यूचर के सेंटेंसेस डेवलप करते हैं। हालांकि इस टेंस की ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, फिर भी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रेस्ट ऑफ सेंटेंस। आई शैल बी लर्निंग माई लेसन, मैं मेरा लेसन कर रहा होऊंगा, कब, टाइम का मेंशन कुछ नहीं है। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही होगी, यानी फ्यूचर, शायद लिख रही होगी। कोई यहाँ पर एक फिक्स नहीं है कि उसके पास वर्क है या नहीं है, या फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि वो इसी टाइम पे कर रही होगी। नेगेटिव द सेम प्रोसेस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई शैल नॉट बी रीडिंग इन द क्लास, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज़। इंट्रोगेटिव विल शैल सबसे पहले, जैसा हम हमेशा ही करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। विल ही बी लर्निंग हिज लेसन, क्या वो अपना लेसन लर्न कर रहा होगा। शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट, क्या मैं अपने पैरों पर अपने विलेज जाऊंगा। तो ये यहाँ पर हमने सारे टेंस हमारे ख़त्म कर लिए हैं। आपको वर्क में डेली यहाँ से दे रही हूँ कि आपको 2 वर्ब्स के साथ में टेंस की प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंस मेकिंग को कंटिन्यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट हमने क्लास में देखा था 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लीनियर इक्वेशन की। अब इसके आगे के और सम से थोड़े और वर्ड प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर है 4। द डिजिट in the 10 place of 2-digit number is 3 times date, that is 8 the unit place if the digits are reversed, the new number is 36 less than the original number. Find the original number. नेक्स्ट आपके वर्ड प्रॉब्लम से द डिजिट इन द 10 प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम डेट इज एट द यूनिट प्लेस। द डिजिट इन द 10 प्लेस, इसमें कोई भी 2 डिजिट का नंबर है। एज ए एग्जाम्पल 2 3, अब ये दोनों डिजिट है, 2 भी डिजिट है और 3, और इन दोनों से एक नंबर फॉर्म हो रहा है 23। तो इस टाइप से कोई भी 2 डिजिट है उसका जो है 10 प्लेस, अब ये 1 प्लेस है और ये 10 प्लेस है, तो प्लेस ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स। जो 10 प्लेस जो डिजिट है इसका मीन्स 2 है जो 10 प्लेस पर है और 3 है जो 1 प्लेस पर है। यहाँ पर जो भी ऐसी डिजिट है वो इस यूनिट प्लेस मीन्स 1 प्लेस से 3 टाइम है। जो भी नंबर होगा 1 प्लेस पर वो उससे 3 टाइम्स 10 प्लेस पर होगा। तो इस टाइप से हम कोई भी नंबर है, हमें नंबर नहीं पता, वो हम नंबर फाइंड करेंगे। इफ़ द डिजिट आर रिवर्स दैट इज़ द यूनिट नंबर रिवर्स। इफ़ द डिजिट, अगर हम डिजिट को रिवर्स करते हैं, जैसे हमने क्या कर दिया डिजिट को रिवर्स, इसका मीन्स क्या हो गया कि 1 प्लेस को 10 प्लेस पर लेकर आ गए और 10 प्लेस को 1 प्लेस पर अगर हमने शिफ्ट ट्रांसफ़र कर दिया द न्यू नंबर, तो नंबर चेंज होगा। कैसे, जैसे हमें 23 है तो अब मैंने क्या कर दिया कि 3 को 10 प्लेस पर लेकर और 2 को 1 प्लेस पर, तो नंबर चेंज हो गया। फर्स्ट 23 था और देन अब न्यू नंबर फॉर्म हो गया 32 हो गया। तो इस टाइप से नंबर रिवर्स, और द न्यू नंबर इज 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। हमारे ओरिजिनल नंबर ये है, अब न्यू नंबर ये फॉर्म हुआ, तो जो न्यू नंबर आएगा वो 36 लेस देन होगा किससे, ओरिजिनल नंबर से। उसकी वैल्यू क्या होगी, उस ओरिजिनल नंबर से कम होगी। तो वो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है कि एक्चुअल नंबर क्या है यहाँ पर। तो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे लेट द यूनिट डिजिट से कंपेयर हो रहा है कि 3 टाइम्स है, तो लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स, तो 10 प्लेस क्या हो जाएगी 10 प्लेस डिजिट 3x, 3 टाइम 3x हो जाएगी, 3 टाइम है तो 3x। इफ़ द डिजिट आर रिवर्स, अब हम तो फर्स्ट नंबर हमें ओरिजिनल करना ही है, तो ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल, अब नंबर फॉर्म का जैसे
ऐसे एग्जाम्पल 23, 203 जिस हमने डिजिट ली, अब ये नंबर फॉर्म हुआ ना 23, तो हमें भी यहाँ पर नंबर तो शो करना ही है, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस ये 1 प्लस है और ये 10 प्लस है, तो 10 प्लस पे क्या हो जाएगा 3x और 1 प्लस पे x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3x, तो 10 को आपको 3x से मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है 3x से। क्यों किया, हम जैसे कोई भी नंबर होता है 23 हम कैसे बोल रहे हैं 23, इसका मीन्स 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपने प्लस वैल्यू तो आपने पढ़ी है, तो उससे 2 को हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा और 2 को 10 से करेंगे तो 20, और आगे भी जैसे कोई नंबर हो 100 प्लेस पे तो हम उसको उससे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टाइप से हम इसको रीड करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 10 को उसकी प्लस वैल्यू तो हमें शो करनी है, तो 10 इंटू 3x प्लस 1 प्लस पे डिजिट, तो ये आपके नंबर हो गया। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, 10 इंटू 3 30x प्लस x, और ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं 30x प्लस x 31x, ये हो गए आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन अब डिजिट रिवर्स कर दिए, मीन्स क्या कि 1 प्लेस की जो डिजिट थी वो 10 प्लेस पे हो गई है और 10 प्लेस की डिजिट थी वो 1 प्लेस पर हो गई, तो हम नंबर रिवर्स करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर इफ़ द डिजिट आर रिवर्स्ड, if the digit are reversed, then one place digit अब 1 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 10, जो पहले 10 प्लेस डिजिट थी 3, अब 1 प्लेस पर आ जाएगी, हमने तो उसको चेंज कर दिया, तो 1 प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी 3x, देन और 10 प्लस और 10 प्लस डिजिट x, तो इसमें भी आपको न्यू नंबर बनाना है 23, तो 3 2 रिवर्स हो गया, तो ये 32 है, तो ये न्यू नंबर हुआ ना, तो इस टाइप से आपको इसमें भी न्यू नंबर फॉर्म करना होगा। इसमें न्यू नंबर न्यू नंबर, अब न्यू नंबर क्या फॉर्म होगा, न्यू नंबर अब 10 प्लस पर x है तो 10x, इसको भी प्लस तो देनी ही होगी आपको, 10x प्लस और 1 प्लस पे क्या आ गया 3x, तो 10 है, 10 को x से मल्टीप्लाई है 10x हो गया डायरेक्ट प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 13x, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड, मीन्स न्यू नंबर। अब न्यू नंबर फॉर्म हो गया। अब इसमें आगे क्वेश्चन में आपके दे रखा था कि जो न्यू नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 36 लेस देने, 36 लेस देने, इसका मीन्स ओरिजिनल नंबर ग्रेटर है, तो सो नाउ 31x, हमारा जो फर्स्ट ओरिजिनल नंबर था 13x माइनस न्यू नंबर 13x, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 36। वी कैन राइट स्टेप से हम लिख सकते हैं ना, जो ये नंबर है ग्रेटर होगा और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36, तो ये जो न्यू नंबर है वो 36 से लेस देन है, तो 36, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 30x माइनस 13 इक्वल्स टू 36, तो ये हो जाएगा 8 और 18, 18x इक्वल्स टू 36,
18x इक्वल्स टू 36, तो x इक्वल्स टू 36/18, 2। आंसर क्या है 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था ओरिजिनल नंबर, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर हमने पहले क्या लिया था 1 प्लेस पर x, तो सो 1 प्लेस डिजिट क्या हो गई 1 प्लेस डिजिट 2, और 10 प्लेस 3 टाइम थी 3x था ना, तो 3 × 2 6, इसका मीन्स 10 प्लेस पे 6 है और 10 प्लेस पे 6 और 1 प्लेस पर 2, तो अब ओरिजिनल नंबर क्या हो गया। सो ओरिजिनल नंबर कैसे फॉर्म होगा 10 प्लेस पर 6, तो 6 तो 10 प्लेस पर आएगा, तो 6 और 2, तो आपके ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 62। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. Father's present age is 4 times Sonu age. After 5 years, father's age will be 3 times Sonu age. Find the present age. Question note करना. Father's present age is 4 times Sonu age. After 5 years, father age will be 3 times Sonu age. Find the present age. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फादर प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स सोनू एज, मीन्स सोनू की एज है उससे 4 टाइम्स है उसके फादर की एज। सोनू की एज कितनी है, तो सोनू की एज तो हमें दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे उसको एक्स एग्ज्यूम करेंगे, उसके 4 टाइम फादर की, तो फादर की क्या हो जाएगी 4x। आफ्टर 5 ईयर, और 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, फादर एज विल बी 3 टाइम सोनू एज, कि 5 ईयर्स के बाद जो भी फादर की जो भी एज होगी वो सोनू से 3 टाइम हो जाएगी। तो आपको बताना है कि उसकी एक्चुअल प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट दो, फर्स्ट सोनू से कंपेयर हो रहा है, तो सोनू की एज, सोनू एज बी
एक्स और फादर की फादर प्रेजेंट एज बी 4x। ये प्रेजेंट एज, हमने ये भी प्रेजेंट एज्यूम की है कि सोनू की एज x है और फादर की 4x हो गई। क्लियर। देन आफ्टर 5 years फादर एज विल बी 3 टाइम्स सोनू एज, तो 3 टाइम्स सोनू की एज से 3 टाइम्स हो रहा है, तो आफ्टर 5 है तो फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज क्या हो जाएगी 4x + 5, 4 टाइम्स है 4x तो अभी और 5 + 5, एक बार हमने इसको भी एज्यूम कर दिया। और सोनू की क्या हो जाएगी 5 years आफ्टर x + 5। अब 3 टाइम्स करना है आपको, तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी 4x + 5 = ये फादर की एज है और x + 5 सोनू की एज, इससे 3 टाइम, तो 3 टाइम किसका होगा सोनू की एज से, तो सोनू के एज में 3 टाइम होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा कि इसकी जो भी एज होगी उससे 3 टाइम होगी। तो 4x + 5 तो एज इट इज ही आपके रहेगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 5 को 3 से करेंगे तो 15 बाई TP। फोर एक्स + 5 और 3x + 15। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बाई TP डायरेक्ट हो जाएगी 4x - 3x = 15 - 5, 4x - 3x और 15 - 5, तो x = 10। 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस टाइम x की वैल्यू 10, इसका मीन्स सोनू की एज क्या हो गई सोनू प्रेजेंट एज = 10, देन फादर एज, फादर ऑल्सो प्रेजेंट एज ही है ये भी, तो फादर की हमने क्या ली थी 3 टाइम थी ना, तो 3 × 10 तो 30, तो ये भी 10 years और ये 30 years। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया कि सोनू की प्रेजेंट एज क्या है 10 years और फादर की 30 years। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे हाउ व्हेन एंड वेयर। इसमें मैंने आपको हिस्ट्री क्या होती है, डेट, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट, टाइमलाइंस और पीरियडाइजेशन, इन सब के बारे में बता दिया था। और पीरियडाइजेशन जब अपन पढ़ रहे थे तो उसके लास्ट में एक वर्ड आया था कॉलोनीज़, मैंने आपको बताया था, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कॉलोनीज़, कॉलोनीज़ का हिंदी मीनिंग होता है उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब सिंपली आप समझ सकते हो, जब बड़े बड़े देश छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में रखते हैं उनको कहा जाता है उपनिवेश करना। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सिंपल डेफिनेशन लिखी है। देखो, कॉलोनियल क्या होता है, कनेक्टेड विथ और बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री, दे रखा है कनेक्टेड विथ और बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री। एक कोई बड़ा देश कह सकते हैं, कोई बड़ा देश होता है वही दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, छोटा देश छोटे के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है, पावर तो होनी चाहिए उसके पास। तो कोई बड़ा देश जो होता है वो छोटे छोटे देश को अपने कंट्रोल में करके रखता है, उसको कहा जाता है उपनिवेश। किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित देश से संबंधित जो वर्ड आता है उसको हम कहेंगे कॉलोनियल या कॉलोनीज। अब यहाँ पर
जैसे हमने पीरियडाइजेशन पढ़ा था उसी प्रकार से कॉलोनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कॉलोनाइजेशंस क्या है और इसमें किस प्रकार से जो यूरोपियंस अपने देश में आए थे और उन्होंने अपना शासन चलाया था, उसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। Colonization is a process by which a central system of power dominates the surrounding land in its component. Land अंडरलाइन कर देना इसको। Colonization is a process, एक किसी प्रक्रिया जिसमें सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड इन इट्स कंपोनेंट। कोई भी देश किसी के ऊपर, मैंने आप लोग को पहले अपन हिस्ट्री के जब चैप्टर पढ़े थे उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे पहले वो आपस में युद्ध करते थे। तो वो आपस में युद्ध किसके लिए करते थे? उनको कोई छोटा मोटा लोभ नहीं था कि मुझे इसका सोना चाहिए, चांदी चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए वो क्या करते थे, अपनी जो लैंड है, अपनी जो भूमि है, अपने जो कंपोनेंट्स है, अपनी जो सेना है उसको बढ़ाना चाहते थे। तो यहाँ पर भी क्या दे रखा है, डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड इन इट्स कंपोनेंट्स। कॉलोनाइजेशन रेफर स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ के आने वाला। फॉर एग्जाम्पल टू सेटलर कॉलोनीज इन अमेरिका एंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि व्यापार जो करते वो, एंड प्लांटेशंस वाइल कॉलोनिज्म टू द एग्जिस्टिंग इंडिजिनियस पीपल ऑफ स्टाइल न्यू टेरिटरीज। न्यू टेरिटरीज का मतलब कह सकते हैं कि नए जो मित्र देश हैं, नए जो पड़ोसी देश जो बन रहे हैं टेरिटरीज, उसके बारे में। Colonization was linked to the spread of tens of millions from Western European state all over the world. Underline कर देना इस लाइन को। Colonization was linked of the spread of tens of million from Western European, कहाँ से फैली थी? Western European states all over the world। वहाँ से करते करते ये पूरे विश्व में ये ऐसी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर। मैंने आप लोग को बताया था कि विदेशी लोग, ब्रिटिश लोग जब भारत आए थे तो वह भारत में उनका एक उद्देश्य लेकर आए थे कि हमको भारत में क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जब उन्होंने भारत की स्थिति को देखा, लोगों के बारे में जानना स्टार्ट किया कि यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हम उनसे ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना जो माइंडसेट था बिजनेस करने का उसको उन्होंने चेंज कर दिया और उसी बेस के ऊपर धीरे धीरे उन्होंने अपने भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। देखो इसमें क्या दे रखा है, ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर। भारत वो क्या किसके लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। सून दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया। उस समय जो भारत की समृद्धि थी, फैसिनेटेड का मीन्स होता है वेल्थ कह सकते हो उसको, भारत की जो समृद्धि थी, क्योंकि अपना देश उस समय क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। वेल्थ ऑफ इंडिया, दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन। अब यहाँ पर उन्होंने अपना जो मोटिवेट था, जो अपना उद्देश्य था, वो क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिया। दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन। देयर प्लान्स इन्वॉल्व्ड यूजिंग इंडिया एज अ फीडर कॉलोनी फॉर देयर ऑन फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बैक एट ब्रिटेन। अब यहाँ पर उन्होंने अपने जो प्लान्स थे उन सबको चेंज कर दिया था और उन्होंने नए तरीके से किस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं और ऐसी योजनाएं वो उनके लिए आए थे कि भारत क्या हो गया, उनके पूरे अंडर में आ गया। दे केप्ट देयर फोकस ऑन एक्सपांडिंग एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। देखो क्या दे रखा है, दे केप्ट देयर फोकस ऑन एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग का मतलब फैलाना, एंड प्रोटेक्टिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया। किस प्रकार से भारत में हम स्थिर रह सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मतलब यहाँ पर सुरक्षित करना, क्योंकि वो वैसे भी ऐसे पावरफुल ही थे। किस प्रकार हम अपने यहाँ पर अपनी जड़ें जमा सकते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रोट अबाउट चेंजेस इज वैल्यू एंड टेस्ट कस्टम एंड प्रैक्टिस। धीरे धीरे उन्होंने भारत के हिसाब से बिजनेस करने के लिए, अपने आप को भारत में स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें क्या कर दी थी, उन्होंने चेंज कर दी थी। और अपने देश में किसका अधिकार हो गया था? ब्रिटिश लोगों का अधिकार हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ये यहाँ पर हम इतना सा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसके लिए दे रखा है, इतिहास से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट और कोई चैप्टर आएगा तो उसमें और अपन बहुत जो जितना भी मैटर दे रखा होगा उसको अच्छे से अपन क्लियर करेंगे। यहाँ पर आपके समझने के लिए इतना ही दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशंस। हम एडमिनिस्ट्रेशंस, क्या मीन्स होता है एडमिनिस्ट्रेशन का? प्रशासन। हम प्रशासन के बारे में क्या जानते हैं? पहले जो ब्रिटिश लोग शासन करते थे वो किस प्रकार से शासन करते थे,
कैसे करते थे वो आपके इसमें दे रखा था। ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया in the latter half of 19th century, both the direct administrations of India by the British Crown and the technological change ushered in by the industrial revolutions. अंडरलाइन कर देना इस वर्ड को, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब होता है औद्योगिक क्रांति। भारत में उन्होंने जो सारे टेक्निकल चेंजेस स्टार्ट कर दिए थे वो उन्होंने कैसे किए थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहले अपने यहाँ पर भारत में क्या होता था, सारा काम यहीं पर होता था, लेकिन जैसे ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे उन लोगों ने क्या किया, कच्चा माल तो होता था भारत में, और उसके बाद जो उसकी फिनिशिंग होती थी वो कहाँ होती थी, ब्रिटिश लोगों के अंडर में होने लग गई थी, उनके देश में होने लगे थे, और भारत क्या करने लगा था, फिर उनसे बना हुआ जो माल होता है वो खरीदने लग गया था। तो इसमें क्या हुआ, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमी अच्छी पोजीशन थी, वो क्या हो गई थी, धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जो फिनिशिंग का जो काम होता था वो हमारे यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया था। अभी भी हम लोग कहते हैं ना चीन से, तो चीन सारा जो माल बनाता है वो कहीं से न कहीं से तो रॉ मटेरियल लेता होगा, सारा मटेरियल भी वहाँ का हो, बनाता भी वही हो और फिर सेल करता हो, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि बार बार अभी तो और ज़्यादा ही बता रहे हैं कि जब चाइना के और अपने बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है अपने देशों के बीच में कि आप चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करो, तो यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग आए थे तो उन लोगों ने यही किया था भारत की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, ताकि भारत के लोग क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर पूरे डिपेंड हो जाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही हुआ कि भारतीय लोगों की जो सबसे फर्स्ट, हमारे यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट बिजनेस चलता था वो कपड़े का बिजनेस चलता था, कपड़े की मिल स्टार्ट हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या हो गई थी उसका भी जो संचालन है वो अच्छे से नहीं होने लगा था। और यहाँ पर सारा जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस कर लिया था वो किसने कर लिया था, ब्रिटिश लोगों ने कर लिया था। हैड द इफेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरवीनिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। अब इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ा, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। एंड ग्रेट ब्रिटेन इन्फेक्ट मेनी ऑफ मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस देट आर टिपिकली एसोसिएट विथ क्राउन रूल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर क्या दे रखा, मेनी ऑफ मेजर चेंजेस, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस की जो उस समय फैसिलिटीज़ अभी जितनी तो नहीं होती होगी, लेकिन उस समय जो होती थी उसको भी उन लोगों ने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया। हैड ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूटिनी, और धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, धोखा देना स्टार्ट कर दिया था। म्यूटिनी इसका मीन्स होता है धोखा देना। ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ से आप पूरा इसको अंडरलाइन करना। All the changes were secured in the form of records. These records were written by British officials to keep the track of their work and changes done in India. The British felt all important documents and letters needed to be preserved. अब ब्रिटिश लोग क्या करते थे, उन्होंने भारत के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं उन सभी को वो रिटन फॉर्म में लिखते थे, लिखित में लिखते थे, ताकि उनके पास वो डेटा। हम लिखते क्यों हैं, मैंने आप लोग को जब लेसन स्टार्ट हुआ था तभी ये बता दिया था कि प्रेजेंट में उसका कंपेयर करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए हम उसको लिखते थे। यहाँ पर ब्रिटिश लोग जो कोई भी काम करते थे उसको रिकॉर्ड बना कर रखते थे, उसको प्रिजर्व करके रखते थे। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व। प्रिजर्व का मीन्स क्या होता है, सुरक्षित करना। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स। उसके अलावा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट लाइक आर्चिव्स का मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, अभिलेखागार, और म्यूजियम आप सब जानते हो, घूमने जाते हो देखते हो वहाँ पर म्यूजियम बने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें होती है जो हमको हमारे पास्ट के बारे में बताती। तो ऐसी किसने स्थापित करवाई थी, ब्रिटिश लोगों ने स्थापित करवाई थी। किसके लिए, प्रिजर्व इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स, ऐसे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स जिनको सुरक्षित करके हमको रखना चाहिए। सेवरल अदर सोर्सेज स्टडीड टुगेदर वी टू गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अलावा जो नेक्स्ट पैराग्राफ अपन रीड कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ 6th क्लास में, 7th क्लास में। ऐसे कौन कौन से सोर्सेस होते हैं जिनके थ्रू हम हमारे पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। ब्रिटिश केप द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग दे डिड, वो क्या करते थे, उन सब चीज़ों का वो रिकॉर्ड करके रखते थे। दिस रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन द रूम्स कॉल्ड रिकॉर्ड रूम्स। इस लाइन को अंडरलाइन कर देना। दिस रिकॉर्ड्स, जहाँ पर ये रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, केप्ट करके, बंद करके, सुरक्षित करके, उसको क्या कहा जाता था, रिकॉर्ड रूम कहा जाता था। द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल्स।
अब गोल्स का मतलब क्या होता है, किसी लक्ष्य, उसके पीछे उनका क्या लक्ष्य था, कि मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं, किसी चीज़ को सेव करके रखते हैं, तो हमको कभी उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उसको प्रेजेंट से कंपेयर कर सकते हैं और उससे बेटर वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी द रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड विद द गोल्स टू प्रिजर्व द original order to the records as much as possible and clarify the administrative history of the records. Each series of records was assigned a letter from A to Z. ये क्यों रखा जाता था A to Z? जब भी कोई रिकॉर्ड्स, आपको भी लाइब्रेरी में गए हो तो बुक्स जो आपके जहाँ पर भी कबर्ड में रखी हुई होती है उसको बड़ा अच्छा सीरीज से जमा रखा होता है। नॉर्मल लाइब्रेरीज की बात नहीं करूँ, बहुत बड़ी बड़ी जो लाइब्रेरीज होती है वहाँ पर A to Z और ऐसे सीरीज में जमी हुई होती है बुक्स, ताकि आपको कोई भी चाहिए तो एनी टाइम आपको कोई भी चीज़ मिले। यूनिक आपको, अब जैसे अगर ये रिकॉर्ड ऐसे ही रखते तो कभी किसी फाइल की ज़रूरत पड़ जाए तो सारी फाइल ऊपर नीचे नहीं करनी पड़ती। A to Z सीरीज से जमा रखा है तो आप उसको कंटिन्यू देख सकते हो। एंड सर्टेन सीरीज ऑल्सो हैव डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस। डिस्क्रिप्टिव सब क्लासेस का मीन्स क्या होता है, जैसे A है तो A की और कोई फाइल है तो उसको A1, A2, A3 यानी कि उसके सब पॉइंट भी बनाए जाते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेटर, मेमोज। लेटर आप लोगों को पता है, मेमोज का मीन्स होता है, मेमोरीज कह सकते हैं अपन, स्मृति पत्र कह सकते हैं हिंदी में। सर्विस, जो सर्वे किया जाता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर आप लोगों ने नाम सुने हुए, फाइयान, हेत्सांग, इत्सिंग जो भी आए हैं, उसके अलावा और भी कोई ट्रैवलर्स आए हों। नॉवेल्स एंड पोएम्स आर सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है इन सभी सोर्सेज के थ्रू हमको ब्रिटिश लोगों की शासन की इंफॉर्मेशन और उन लोगों ने हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार किए उसके बारे में पता चलता है। द ब्रिटिश बिल्ट स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूजियम एंड आर्chives to preserve important documents. Historian gather important information about the provisional administrative system from the reports, memos, notings. यहाँ पर noting का मतलब वो ये नोट करना, ठीक है, लिखना उसको। And later preserved in the 19th century in the archives and record rooms across India for effective administrations. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए द ब्रिटिश कैरिड आउट अ नंबर ऑफ सर्वेज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे सर्वे और ये भी किए थे। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी का एंड होता है, सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना। आप लोगों के पास अभी आप लोगों ने इसका कोई चैप्टर पढ़ा नहीं, आपको इसका इतना नॉलेज भी नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर देश में हर 10 ईयर्स के बाद जनगणना होती है और हमारी जनगणना के साथ साथ हमारे धर्म की, जाति की, उसके अलावा व्यवसाय की, ये तो आप लोगों ने क्लास 7th में पढ़ रखा है, कौन सी जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं, किस धर्म के कितने परसेंटेज के लोग हैं, उसके अलावा पशुओं की, मतलब कि हर चीज़ जो अपने देश में उन सबकी काउंटिंग होती है कि कितना क्या और कितना क्या नहीं। तो ये जो सारे स्टार्ट हुआ था वो कब से स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश के समय से स्टार्ट हो गया था। अगर उन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करके नहीं रखा जाता तो अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, अब कितनी है, कुछ भी हमको पता नहीं चलता। Censuses of all the Indian provinces were being carried out every 10 years. This helped to collect information on the religion, caste and occupations of the people. This survey had helped historians to collect information about modern India. The practice of surveying became common under colonial administration. Surveys like botanical, zoological, archaeological and anthropological and forest survey were in the list of British administration. ये अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मानव विज्ञान और फॉरेस्ट, जंगल से रिलेटेड। ये सारे जो लिस्ट है वो कहाँ पर मिलती है अपने को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उस समय भी वो ये सारे सर्वे और अभी भी किए जाते हैं। सोर्सेज केप्ट एंड रिटन बाय बोथ इंडियंस एंड ब्रिटिश स्टडी टुगेदर रिप्रेजेंट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एंड देयर एफर्ट्स ऑफ मॉडर्नाइज और सब्जेक्टेड इंडियन पॉपुलेशंस। इससे हमें हमारी भारत की जो जनसंख्या है उसके बारे में पता चलता है, इसीलिए हमको सारे रिकॉर्ड्स को सेव करके रखना चाहिए। और ये हमको कहाँ से सीखने को मिला है, ब्रिटिश लोग किस प्रकार से उसको सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप आता है प्लॉइंग, यानी सॉइल का जो केक बन जाता है उसको ब्रेक डाउन करना, कैसे सॉइल के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन करके सारी सॉइल को एक जैसे एक लेवल में बना देना है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, दिस इज डन बाय यूजिंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइस जिससे उसका प्लॉइंग का काम किया जाता है उसको बोलते हैं प्लॉ, हॉ और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर या हॉ भी बोला जाता है। इवन आफ्टर प्लॉइंग द सॉइल में स्टिल हैव लार्ज पीस कॉल्ड क्रम्स, सॉइल के जो बड़े बड़े से पीसेस बन जाते हैं जब सॉइल का कोई यूज़ नहीं करते, मतलब कोई लैंड का काम उसमें कोई एग्रीकल्चर का एक्टिविटी नहीं की जा रही है, तो वो सॉइल जो होती है वो केक के फॉर्म में लेवल एक जैसा हो जाता है, जिसमें कोई भी सीड ग्रो नहीं कर पाता। तो उसको एक लेवल में बनाने के लिए या उसके जो क्रम्स है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए हम प्लॉइंग करते हैं। दिस क्रम्स आर ब्रोकन विद द हेल्प ऑफ द सॉइल में स्टिल हैव प्लांट कॉल्ड लेवलर, जिसकी मदद से उसके क्रम्स को तोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं लेवलर। लेवलर एक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस के रूप में काम आता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पजेज। इरिगेशन जैसे ही उसमें सीड्स को डाल देंगे, सीड्स डालने के बाद सेकेंड स्टेप में उसको इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन यानी वाटर सप्लाई इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल में जो पानी का सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन। प्लॉ, हो और कल्टीवेटर एंड लेवलर, यहाँ पे 3 डिवाइसेस दे रखे हैं जिनके बारे में डीप में पढ़ेंगे कि कौन सा डिवाइस जो होता है, सबका काम एक ही है, हल जोतना यानी ब्रेक डाउन करना सॉइल पार्टिकल। उसके 3 तरह के डिवाइसेस काम में लेते हैं। एक फर्स्ट हो गया प्लॉ, प्लॉ बीइंग ड्राइवन बाय बुल्स, बुल्स की मदद से हो रहा है। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा HOE, हो। यहाँ पे फर्स्ट करते हैं प्लॉ, हो और कल्टीवेटर और लेवलर। कल्टीवेटर वो भी होता है जो ट्रैक्टर की हेल्प से, आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्रैक्टर चलता है आगे, पीछे से उसके ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं, ऐसा उसमें ब्लेड जैसे पीछे खांचे बने होते हैं जिसकी वजह से सॉइल सारे ब्रेक डाउन होती है। प्लॉ इज इवन 1.1 फिगर में दे रखा है, आप सबने इसको देखा होगा। इज इवन नाउ द प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द सॉइल, इट इज ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड इट हैज वेज शेप ब्लॉक ऑफ वुड दैट पेनिट्रेट द सॉइल टू मेक द फरोज। होता क्या है, इस चीज़ का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ये आपको दिख रहा है, अगर बुक में यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी बुक में से इमेज देख सकते हैं, मैंने उसी से पिक्चर दिया हुआ है। ये जो प्लॉ दिख रहा है आपको, ये 2 पेयर ऑफ बुल्स, 2 बुल होंगे जिनके बीच में से एक वुडन पीस होगा, वुडन पीस के ऊपर इस चीज़ को अटैच कर देंगे। अब ये जो चीज़ अटैच होगी, ये वहाँ पे जैसे जैसे बुल्स घूमेंगे आगे आगे, इनके घूमने के बाद ये चीज़ ज़मीन में जाएगी। इसका यहाँ वाला जो शेप होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये ब्लेड्स की तरह काम करता है, शार्प एज, जो कि जाके कहाँ सॉइल में डीप करेगा। ड्रॉन बाय ऑक्सन एंड इट हैज़ वेज शेप, वेज शेप का होता है ये वाला पोर्शन जो कि सॉइल में एंटर करेगा। वो ब्लॉक्स ऑफ वुड दे वॉट पेनिट्रेट द सॉइल टू मेक द फरोज। प्लॉइंग इज डन आइदर मैन्युअली और एनिमल्स। इसको हम चाहे तो एक अकेले को लेकर भी पूरे खेत में हम घूम सकते हैं, बट बात ये हो जाएगी कि इसमें करने में टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा एज़ कम्पेयर टू बुलॉक। 2 बुलॉक की वजह से जो होगा वो बहुत ही कम टाइम में वो जल्दी घूम जाए। पेनिट्रेट का मीनिंग होता है सॉइल के अंदर एंटर करना, डीप में। द सॉइल टू मेक द फरोज, इसकी वजह से क्या होता है कि पूरे फील्ड्स में खांचे बन जाते, फरोज बन जाते, इसकी वजह से। प्लॉइंग इज डन आइदर मैन्युअली और एनिमल्स, दोनों के द्वारा, मैन्युअली यानी इंसान के द्वारा भी हो सकता है और एनिमल्स की मदद से भी हम इस काम को ईजिली कम टाइम में कर सकते हैं। इन मैनी विलेजेस इवन नाउ दिस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लॉइंग इज प्रीवेलेंट, वेयर एज नाउ द मॉडर्न टेक्निक सच एज ट्रैक्टर आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लॉइंग। इनकी वजह से अगर ये चीज़ हो रही है हमारी, वेयर एज नाउ द मॉडर्न टेक्निक, एक नई टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रैक्टर। आपने देखा होगा ट्रैक्टर की वजह से ट्रैक्टर आगे चलता है, उसका पीछे जो ट्रॉली वाला पोर्शन होता है उसको वो निकाल देते हैं, उसकी जगह पे ये ऐसी चीज़ें लगा देते हैं। वहाँ पर एक ब्लेड नहीं, बहुत सारी लॉट्स ऑफ ब्लेड्स होती है जिससे काम ईजीली और कम टाइम में जल्दी हो जाता है, उसको बोलते हैं बाय ट्रैक्टर। आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लॉइंग के लिए ट्रैक्टर का यूज़ भी किया जा सकता है। अ प्लो सर्व्स मैनी पर्पज ऑफ टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप एंड रिमूविंग द वीड्स। इसके ज़रिए सॉइल के केक को ब्रेक कर सकते हैं। सेकेंड लिखा है टीलिंग द सॉइल, पूरी सॉइल को एक जैसा मिक्सचर कर सकते हैं, यानी नीचे वाली सॉइल ऊपर, ऊपर वाली सॉइल नीचे ला सकते हैं।
नेक्स्ट काम जो हम कर सकते हैं वो है एडिंग फर्टिलाइज़र, यानी अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी लग रही है तो उस सॉइल में ऊपर से हम कुछ न्यूट्रिएंट्स को जोड़ने के लिए फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स को डाल सकते हैं। तो साथ के साथ अगर जैसे जैसे सॉइल ऊपर नीचे हो रही है हम इसी की वजह से हम फर्टिलाइज़र या मैन्योर को भी ऐड कर सकते हैं। द इम्प्लीमेंट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक द कैमल और हॉर्स। चीज़ मैंने बता दी आपको, एनिमल और एनिमल्स के द्वारा ये जल्दी हो जाएगा ईजीली, जिसमें हम बुल्स, कैमल, हॉर्स किसी की भी मदद ले सकते हैं। द प्लॉ इज़ लाइक नाइफ दैट कट्स इनटू द सॉइल। प्लॉ जो होता है वो नाइफ की तरह होता है, ये पोर्शन नाइफ की तरह होता है, जिसकी वजह से ये सॉइल को क्या कर देता है, कट्स इनटू द सॉइल। द नाइफ इज़ कर्व्ड, यहाँ की ये जो नाइफ होती है वो थोड़ी सी कर्व शेप में होती है, सो इट टर्न्स ओवर द सॉइल आफ्टर कटिंग। नेक्स्ट हो, ये फर्स्ट हमने देखा PLOUGH प्लॉ, इसको प्रोनाउंस करेंगे हो। हो इज़ यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स। इसका काम भी सेम है, ये भी रिमूविंग वीड्स कर सकता है, ये भी रिमूविंग वीड्स कर सकता है। इसके ज़रिए भी हम खेत को जो है वो जोत सकते हैं और ये भी वही चीज़ काम में आती है। यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल एज वेल एज फॉर रिमूविंग वीड्स अनडिजायरेबल प्लांट्स इज नोन एज वीड्स। आप नोट कर देना। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। इसके पीछे जो होती है ये दे रखा है आपको, सारे नाम पार्ट्स के जोड़ रखे। रिमूविंग वीड्स इट्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड होती है इसके पीछे वुड की या फिर आयरन, वुड की हो या आयरन की, दोनों की एक लंबी सी रॉड होती है। बेंट प्लेट ऑफ आयरन फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड्स, एक एंड पर बेंट प्लेट होती है ये रही। दिस एक्ट एज ए नाइफ, इट इज़ ऑल्सो ड्राइवन बाय एनिमल, ये भी एनिमल्स के द्वारा ड्राइव किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्टीवेटर, जो कि मैंने आपको बताया बाय ट्रैक्टर, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है और क्लियरली बुक में दिख जाएगा। दिस डेज इन लार्ज फील्ड प्लॉइंग इज डन बाय कल्टीवेटर्स ड्राइवन बाय ट्रैक्टर्स, इट सेव टाइम एंड लेबर। यानी यहाँ पर सिर्फ एक इंसान चाहिए, ये अभी एक्स्ट्रा में दे रखा है, बाकी ज़्यादा सॉइल हार्ड हो तभी दूसरे इंसान की ज़रूरत है, बाकी वन मैन के द्वारा भी ये काम सारा इजीली हो सकता है। यानी इसमें लेबर भी ज़्यादा नहीं लगेंगे, प्लस टाइम का भी जो है वो सेविंग हो जाएगा। लार्ज फील्ड, बड़े बड़े जो खेत होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, तो उनको जल्दी करना हो तो बाय ट्रैक्टर ही उसको कर सकते हैं। प्लॉइंग इज डन बाय कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर इज सेव टाइम एंड लेबर। लेवलर, इट इज़ अ लार्ज पीस ऑफ वुडन प्लैंक, ये ट्रैक्टर का मैंने बता दिया, ये 1.4 फिगर इसका है। लेवलर जो है वो ये चीज़ है, वुडन लेवलर, मतलब ये कि सॉइल को कल्टीवेट कर लेने के बाद, सॉइल को प्लॉइंग करने के बाद एक चीज़ होती है वुडन लेवलर। आपने देखा होगा 2 बुलक होते हैं, उनके बीच में एक ऐसा होता है मतलब फनल शेप का, और फिर बीच में एक वुडन होता है। वुडन जो होता है वो प्लेन पार्ट होता है, मतलब वापस सॉइल को उबड़ खबड़ कर देते हैं, मतलब ऊपर नीचे कर देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ऊपर नीचे करने के बाद ये भी ज़रूरी है कि सारी सॉइल एक लेवल में आ जाए, बहुत ज़्यादा एक लेवल में नहीं, पर सेम लेवल की आ जाए, ताकि उसमें सीड्स को डाले तो वो खेत एक जैसा दिखे, इक्वलिटी। विच कैन ऑल्सो बाय ड्राइवन बाय एनिमल्स और अ ट्रैक्टर। तो ये चीज़ होती है लेवलर, जिसकी वजह से ये वुडन का बना होता है, ताकि वो पूरा फील्ड जो है वो एक लेवल में आ जाए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। हाँ, सोइंग ऑफ सीड्स, ये चीज़ हो गई, हमने देख लिया कि कैसे इस तरह से इसको करना है। वुडन लेवलर से पहले सबसे पहले प्लॉइंग कर दिया, सारी सॉइल एक जैसी हो गई। सॉइल का एक जैसा होने के बाद हम उसमें क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, पहले उसको लेवल में कर दिया, पहले इसको प्लॉइंग कर दी, प्लॉइंग करने के बाद उसको सेकेंड किया हमने लेवलर, लेवलिंग में आ गई पूरी सॉइल, और उसके बाद हम करेंगे सीड्स को सॉ करना, यानी सॉइंग ऑफ सीड, यानी सीड को अंदर डालना, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं बीज बोना। Sowing is the process of putting the seeds in the soil. For sowing, good and healthy seeds are selected. ये चीज़ पहले से बताई थी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, इम्प्रूव क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए ताकि प्लांट भी हेल्दी ग्रो करे। The farmers today are aware of the fact that good quality of seeds is must for good crop. पहले के फार्मर्स के कंपेयर में अभी के फार्मर्स हमेशा गुड क्वालिटी का ही सीड लेते हैं ताकि बाद में जो प्लांट प्रोडक्ट मिले वो भी बेस्ट क्वालिटी का हो। The seeds selected for sowing must also be healthy. Healthy होना चाहिए। That means the seed must be taken from good and healthy plants. मतलब ये कि वो जो सीड जिस प्लांट से उग रहा है वो भी हेल्दी होना चाहिए। And then stored well before sowing them.
दूसरी बात ये भी है कि उस सीड को, जिस सीड को हम आगे जाके फ्यूचर में फील्ड्स में ग्रो करवाने वाले हैं या सोइंग करने वाले, उस सीड का प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। यानी ऐसे सीड जो होते हैं उनको प्रॉपर टेम्परेचर पे रखा जाता है, ना ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए ना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एनवायरनमेंट में, जैसे कि अभी जो सीज़न चल रहा है रेनी सीज़न, इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी यानी वाटर अमाउंट प्रेजेंट इन द एयर, ये डेफिनेशन हो जाती है। तो हमें जो सीड्स होते हैं उनको ऐसी जगह पे स्टोरेज करना चाहिए जहाँ पे ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो, सनलाइट आए लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, प्रॉपर स्टोरेज वो हो जाता है। दैट मीन्स द सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम गुड एंड हेल्दी प्लांट वेल स्टोर्ड। द फार्मर्स देयरफॉर मस्ट सेलेक्टेड सीड दैट आर, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं कि उन सीड्स में क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब ये जो होता है ना, ये पोर्शन जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, आप इसको समझने के लिए माइंड में सेट करो। बट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाने के लिए आपको ऐसे पिंक में जो पॉइंट्स दे रखे होते हैं उन्हीं को लिखो, उन्हीं को मेंशन करो, उन्हीं को दिमाग में फिट रखो। ये चीज़ें ही काम आती है, ये चीज़ें कुछ नहीं है, ये समझने के लिए आपके। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए कि वो सीड कैसा होना चाहिए जिसको आप फील्ड में ग्रो करवा रहे हो, तो उसके लिए पॉइंट्स है। हेल्दी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, हेल्दी होना चाहिए, गुड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, ड्राइड प्रॉपरली एंड हैव नो डैम्पनेस दैट मे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंजाई। डैम्पनेस का मतलब वही है ह्यूमिड, HUMID। ड्राइड प्रॉपरली, वो सीड ड्राई होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। हमने देखा होगा जो सीड्स हमारे घर में स्टोरेज करने के लिए रखते हैं उनको एक बार के लिए सनलाइट में रख देते हैं, 1 दिन या 2 घंटे उनको धूप दिखा देते हैं। ऐसे बोलते हैं घर में कि धूप दिखा दी। धूप दिखाने का मतलब ये है कि उसमें जो भी सीड में थोड़ा सा भी पानी का अमाउंट होगा, वाटर अमाउंट, वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। पानी का अमाउंट होगा तो वहाँ पे फंजाई और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सीड में ग्रो कर जाएंगे। तो उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक बार सनलाइट में रख देते हैं। तो सेकंड पॉइंट है ड्राइड प्रॉपरली। ध्यान रखना चाहिए कि वो सीड हमेशा ड्राई हो, पूरी तरह से सूखा हुआ हो। एंड हैव नो डैम्पनेस दैट मैनी इनकरेज द ग्रोथ ऑफ फंजाई। इनकरेज यानी बढ़ावा देना, ग्रोथ ऑफ फंजाई, उसमें किसी भी तरह का डैम्पनेस या ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, किसमें, सीड में, ताकि उसमें किसी भी तरह की फंजाई और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सके। नेक्स्ट है नॉट मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स। ये चीज़ भी बहुत छोटी सी है पर ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो बाद में परेशानी हमें ही होगी। कैसे, अगर आप सीड को बोने जा रहे हो तो एक बार उसमें सॉल्टिंग कर दो, सॉल्टिंग यानी सेपरेशन कर दो। जैसे सीड देख रहे हैं तो उसमें ये देख लेना चाहिए कि हम जैसे ग्रैम सीड्स को बोने जा रहे हैं, ग्रैम सीड्स को सोइंग करने जा रहे हैं, तो उस सीड में कोई अदर सीड ना हो एक्स्ट्रा फालतू का, नहीं तो क्या होगा, जब उसको उगाने जाएंगे तो वो भी उग जाएगा जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होगा, जिसको हम बोलते हैं WEEDS, वीड्स, अनडिज़ायरेबल प्लांट, अननेसेसरी प्लांट, जिनकी प्लांट को कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो उसके साथ उठ जाता है तो फिर वही कॉम्पिटिशन होगा, देन हमारा जो इम्पॉर्टेंट प्लांट था, जो प्रोडक्ट यील्डिंग प्लांट था, वो कॉम्पीट करेगा और अगर वो ग्रो नहीं कर पाएगा तो नुकसान हमारा होगा। तो ये चीज़ें नॉट मिक्सड विद द सीड्स ऑफ वीड्स, अदर सीड उसमें मिक्स नहीं होने चाहिए, दोनों को सेपरेट आउट कर देना चाहिए। फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, सारे सीड जो हम स्टोरेज करके रख रहे हैं जिनको इन फ्यूचर हम उसको सोइंग करने वाले हैं, तो उन सीड को आपको क्या करना है, इन्फेक्शन से फ्री रखना है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो ताकि वो प्लांट हेल्दी से ग्रो करे। स्टोर्ड इन स्ट्रॉन्ग बैग्स, ऐसे बैग में स्टोर करो जहाँ पे अंदर हवा, एयर नहीं जाए। अगर एयर जाए तो वो ड्राई एयर हो। जैसे आपने देखा होगा स्टोरेज, जिन बैग्स में अनाज को स्टोरेज करते हैं वो या तो बोरियां होती है जो जूट की बनी होती है, उसमें क्या होता है कि वो बोरियां जो होती है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा के रखती है। मतलब ये कि अंदर एयर तो आएगी बट वो ड्राई एयर होगी। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बैग में उनको स्टोरेज कर दो ताकि वो ख़राब ना हो। फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, यही चीज़ें कि उसको इंसेक्ट से फ्री करो। नॉट कंटामिनेटेड विथ वेस्ट, रोटिंग फूड मटेरियल, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल एट्सेट्रा, परफॉर्म एक्टिविटी 4 to find healthy and good seeds. नॉट कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड यानी होता है इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ यानी प्योरिटीज़ यानी शुद्धि और इम्प्योरिटीज़ यानी अशुद्धि, खराब चीज़ें। यहाँ कंटामिनेटेड का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज़।
नॉट कंटामिनेटेड विथ वेस्ट। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जिस सीड को इन फ्यूचर हम सो कर रहे हैं वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, यानी वो प्योर होना चाहिए। रॉटिंग फूड मटेरियल, दूर होना चाहिए फूड सड़े, रॉटिंग का मतलब होता है सड़ा गला या खराब। फूड मटेरियल एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल से भी दूर होना चाहिए। परफॉर्म एक्टिविटी फॉर टू फाइंड हेल्दी एंड ग्रोथ सीड, मतलब ये कि आगे का काम करने के लिए ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ ये जो भी है नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना और उसी नोट्स को रीडिंग करते रहना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछली बार अपन ने फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया और शायद आपने लेसन के क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। आज लेसन नंबर 2 सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने आसपास बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधों को देखा होगा। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ऐसे जीव जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे मैं आपको परिभाषा लिखकर बता देता हूँ एक बार। आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहें। ऐसे जीव जो आँखों से नहीं दिखते, उनको देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं और उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र की, है ना, यानी कि हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देख सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब जैसे हम कुछ क्रियाकलाप बताएं, जैसे ब्रेड या रोटी। आपने वर्षा ऋतु बारिश के दिनों में देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर काले और सफ़ेद रंग का एक धब्बा जम जाता है। तो वो क्यों जमा? क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए। हम एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। हम बगीचे की मिट्टी लो, थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दो उसमें, और एक स्लाइड लो कांच की, 2-4 बूंद उस कांच की स्लाइड पे रखे आप सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम उसको देख सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ सूक्ष्म जीव नजर आते हैं। एक क्रियाकलाप और कर सकते हैं, हम तालाब का कुछ पानी लेंगे और उस पानी की 2-4 बूंदे कांच की स्लाइड पर आप रख कर सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखो तो उसमें भी आपको कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित नजर आते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो हम नहीं देख पाते और उनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देख सकते। अब सूक्ष्म जीव होते कितने प्रकार के? तो सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, और शैवाल। ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार: जीवाणु,
कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब हम जैसे कहते हैं कि विषाणु भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये इनसे भिन्न है। विषाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन ये इनसे अलग है। अब कैसे? विषाणु परपोषी में गुणन करता है, जबकि जीवाणु और ये पादप और जीव में गुणन करते हैं। तो विषाणु एक वायरस है। ये वायरस परपोषी में गुणन करता है और दूसरे जो सूक्ष्म जीव है वो पादप और जंतु की कोशिका में गुणन करते हैं। आपने कुछ सामान्य रोग सुने होंगे, जैसे आपने देखा होगा जुकाम, खांसी, फ्लू। ये कुछ सामान्य रोग है जो विषाणु के द्वारा फैलते हैं। कुछ विशेष रोग भी होते हैं, जैसे पोलियो, और खसरा, पोलियो और खसरा, ये रोग विषाणु के द्वारा होते हैं। कौन कौन से? जुखाम, खांसी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा होता है, यानी कि ये सामान्य रोग जो विषाणु वायरस के द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा, यह भी विषाणु के द्वारा होते हैं। कुछ अन्य रोग जैसे, आप भी साथ के साथ ये मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते रहें। अतिसार एवं मलेरिया, यह प्रोटोजुआ सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग, जो आप कहते हैं टीबी, यह दोनों जो हैं वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो ये कुछ रोग लिखे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि किन किन जीवाणु सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है। तो अभी तक अपन ने सूक्ष्म जीव के प्रकार पढ़े थे, जिसमें से जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, और कवक, ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव आपने पढ़ा था। अब स्पाइरल जैसे और छड़नुमा सूक्ष्म जीव, जीवाणु के कौन कौन से सूक्ष्म जीव है? स्पाइरल और छड़नुमा ये जीवाणु है। स्पाइरल और छड़नुमा यह जीवाणु है। क्लेमाइडोमोनास, और स्पाइरोगोइरा, ये दोनों शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोइरा ये दोनों शैवाल होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम,
अमीबा, पैरामीशियम, यह दोनों प्रोटोजोआ है। राइजोपस, राइजोपस और पेनिसिलियन यह दोनों कवक है। तो ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव, जिनमें से जीवाणु स्पाइरल छड़नुमा सूक्ष्म जीव है, शैवाल क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगोइरा, प्रोटोजोआ अमीबा और पैरामीशियम, कवक राइजोपस और पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये है सूक्ष्म जीव जो हैं। आप अपनी बुक्स के अंदर इनके डायग्राम बने हुए हैं, मतलब इनके चित्र बने हुए, आप एक बार देख लेना। जैसे कुछ पिछली क्लास के अंदर आपने अमीबा के बारे में पढ़ा था। अमीबा ये इस प्रकार का होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है, ये अमीबा है ना। तो आप अपनी बुक्स के अंदर इनके डायग्राम भी देख सकते हैं। अब आगे चलते अपन सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव बर्फीली यानी कि शीत ठंडे स्थान से लेकर उष्ण यानी कि गर्म स्थान हर जगह रहते हैं। बर्फीले स्थान पर, मरुस्थल में, पानी में, हर स्थान, दलदल में, हर जगह सूक्ष्म जीव रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अकेले रहते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं। जैसे अमीबा अकेला रहता है, जबकि जीवाणु और कवक यह समूह में रहते हैं। तो आप कह सकते हो बर्फीले स्थान पर, जल में, दलदल में, मरुस्थल में, मिट्टी में, यानी कि ये हर परिस्थिति के अंदर रहने में सक्षम हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा था सूक्ष्म जीव के बारे में, तो आप कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, परिभाषा, सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये 2-4 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करें और याद करें। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।